हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म संभावना है कि जुलाई से भरे जाएं, 10 जुलाई के बाद या 10 जुलाई से पहले। पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं और हमारी ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। इसमें हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, बहुत आसान तरीके से। जो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। पहले आप जानिए इतिहास का जनक। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक बोला जाता है। इतिहास का विभाजन जानिए, आपको पता होना चाहिए और जो हमारे भाई तैयारी करते हैं उन्हें सबको पता होगा। इतिहास का विभाजन 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। इससे अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं और इसे हिस्टोरिक एज बोलते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था और इसे पाषाण काल या ताम्रकाल या तांबे का काल भी कहा जाता है। जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है इसमें लिपि साक्ष्य मिले थे पर उन्हें पढ़ नहीं पाए। जो हमारे पुरातात्विक अधिकारी थे उन लोगों ने पढ़ नहीं पाए थे। और उसके बाद जो ऐतिहासिक काल था इसमें लिपि साक्ष्य उन्हें मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका आसानी से। देखो, पाषाण काल में औजार भिन्न भिन्न प्रकार के औजार मिले थे, तो उन औजार के ही आधार पर हमें पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। तो नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। जो सबसे प्रमुख 2 खोजें हैं सबसे ज्यादा पूछी जाती है। देखो, एक आग की खोज और एक पहिए की खोज। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। और जो मध्यपाषाण काल में इसे लघु उपकरण मिले थे, इसमें छोटे छोटे औजार। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है। हमारा आज जो कॉन्सेप्ट है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका उचित नाम हड़प्पा सभ्यता है। जो ऐतिहासिक काल है इसमें आपके लिए प्राचीन भारत के बारे में, मध्य भारत के और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सभ्यता विश्व की कुछ और प्रमुख सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। देखो, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये दजला फरात नदी पर है, इसके साक्ष्य मिले थे। मिस्र के नील पर और जो चीन की होंग हो यहाँ की नदी है ये और फेमस, इस पर इसके साक्ष्य मिले। एक बेबीलोन की भी सभ्यता है। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी पर इसके साक्ष्य मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सर्वमान्य जो प्रचलित समय है 1350 से 1750 माना गया है। जो हमारी कार्बन डेटिंग पद्धति C14 है इसके अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति 14 के हिसाब से, C14 के हिसाब से। और जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसे विश्व की पहली शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो रहन सहन था वो शहर के हिसाब से था, पक्के मकान थे, पशुपालन हुआ करता था, व्यापार किया करते थे। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। तो ये जो चार्ल्स मैनसन थे, इन्होंने 1826 में इसकी जानकारी दी थी। ये पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे तो उस समय इन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली थी, मगर इन्होंने इस पर कोई विशेष काम नहीं किया था। ये बात इन्होंने अपनी एक किताब है नैरेटिव जर्नल्स में बताई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो महानिदेशक उस समय थे सर जॉन मार्शल, जिनका समय काल 1902 से 1928 26 साल तक रहा था। इनके ही कार्यकाल में हड़प्पा की सभ्यता मिली थी। इन्होंने खुदाई कराई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, और 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की राकलदास बनर्जी द्वारा कराई थी। तो दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का जनक बोला जाता है।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जब इसके काफी यहाँ जो प्रमुख स्थल मिले थे, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीगंगा है, रोपड़ है, तो काफी स्थल मिले थे जो बंटवारे के दौरान कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ हमारे हिंदुस्तान में भी है अभी। जो इस सभ्यता के साक्ष्य मिलने के बाद हड़प्पा सभ्यता के, तो 1924 में इसको एक नई सभ्यता नाम दे दिया गया था। इसका जो विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा। देखो उत्तरी सीमा में जम्मू कश्मीर के मांडा तक है। अगर पूर्वी की बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, मेरठ के आलमगीरपुर में इसकी पूर्वी सीमा है। और इसकी पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो सूत्गा गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, वहां तक इसकी पश्चिमी सीमा। और दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो वो दायमाबाद में है। इसका सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में माना जाता है लगभग में। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर डालते हैं निगाहें और आपको बताते हैं सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता वालों का कैसा था। तो सामाजिक जीवन, देखो सामाजिक जीवन में जो मातृ सप्तात्मक थी और माता जो थी प्रधान हुआ करती थी, घर की मुखिया हुआ करती थी। और माता देवी की पूजा की जाती थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो 4 वर्गों में बटा था। एक पहला वर्ग था विद्वान, दूसरा योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार शिल्पी, और चौथा वर्ग था श्रमिक या मजदूर। और वहाँ जो व्यापार किया करते थे और जो पशुपालन, वहाँ का जो प्रमुख काम था पशुपालन था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। और वहाँ जो मुद्रा के रूप में, मोहरों के रूप में सेलखड़ी का यूज किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको लेकर आए हैं, ये भी काफी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, पहली बात वो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। उसे पढ़ा था महोदय हंटर जी ने। जो हंटर महोदय थे, इन्होंने 1954 में पढ़ा था। और इस लिपि को गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है। गोमूत्रिका शिल्पी कहा जाता है, शैली कहा जाता है। उसके बाद इनका जो नगर नियोजन कैसा था, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, पक्के मकान थे, ईंटों के मकान बना हुआ करते थे, 4 कमरे हुआ करते थे, और जो नालियां थी वो ढकी हुई नालियां, मतलब सभ्य जीवन था उन लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ढकी हुई नालियां, शौचालय, स्नानागार हुआ करते थे। मगर इनका जो अंतिम संस्कार करने का, जो सबका विधि विधान करने का थोड़ा सिस्टम अलग था। देखो अंतिम संस्कार किस प्रकार किया करते थे मरने के बाद, देखो सबको, कुछ लोग तो कब्र में दफना दिया करते थे। क्या करते थे? कब्र में सबको दफनाना। और कुछ लोगों का क्या था कि सब जो बॉडी थी उसको जंगल में रख दिया करते थे, और मांस वगैरह जो उसका तो पशु पक्षी खाने के बाद जो हड्डियां बचती थी उसको दफनाया करते थे। और कुछ जो थे वहाँ उसे सबको जलाया करते थे। उसके बाद हम आपको आगे हड़प्पा, रोपड़, प्रमुख स्थल था हड़प्पा। देखो हड़प्पा के बारे में पहले बता दिया, 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई जो दयाराम साहनी द्वारा कराई गई थी। ये रावी नदी के तट पर ये स्थल मिला था। इस स्थल में क्या क्या मिला था? देखो श्रमिकों का आवास मिला था, और लकड़ी का ताबूत मिला था, क्या मुर्दे वगैरह रखे जाते थे मरे हुए व्यक्ति को। जो कब्रिस्तान मिला था, RH-37 जिस कब्रिस्तान का नाम दिया गया है वो मिले थे। हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ जो उनका प्रमुख पशु था वो श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल था, एक सींग वाला बैल। और जो प्रमुख पक्षी था वो फाख्ता था, जिसे सफेद कबूतर कहते हैं। वृक्ष था पीपल, देवता थे रुद्र, जिन्हें शिव कहते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। तो इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी पर
स्थल मिला था और ये जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो से देखो पुरोहितों के आवास मिले थे, अन्नागार मिला था, विशाल अन्नागार मिला था, घर में कुआं मिला थे, जो घर में कुएं होते हैं पानी निकाल दे ऐसे, ये साक्ष्य मिले थे जो यहीं से मिले थे। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि सबसे चौड़ी सड़क के साक्ष्य कहाँ मिले थे। सबसे चौड़ी सड़क के साक्ष्य जो थे मोहनजोदड़ो में मिले थे, ठीक है, 10 मीटर सड़क चौड़ी थी। उसके बाद एक जो स्त्री गर्भ से पौधे की प्रतिमा, स्त्री के गर्भ से पौधे की प्रतिमा की एक साक्ष्य और कांस्य नर्तकी का साक्ष्य की प्रतिमा, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं चनुदड़ो की बात करते हैं, तो ये भी सिंधु नदी पर है। ये एक दुर्ग रहित शहर था। कैसा था? दुर्ग रहित शहर। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने कराई थी। मजूमदार नाम है इनका, गोपाल मजूमदार। ये क्या क्या मिला था, तो देखो चनुदड़ो में क्या क्या मिला था, देखो लिपस्टिक मिली थी, शीशा मिले थे, मनके मिले थे, गुड़ियां मिली थी और कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान ही चनुदड़ो में मिले थे। उसके बाद रोपड़ की बात करते हैं, ये सतलज नदी पर है। इसके जो खुदाई करता थे यज्ञदत्त शर्मा थे। यहाँ क्या क्या मिला था, तो यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। जो कुत्ते मानव के साथ कुत्ते दफनाए के साक्ष्य थे वो यहाँ मिले थे रोपड़ में, ठीक है। सुरकोटदा की बात करते हैं, तो सुरकोटदा जो 1964 में इसकी खुदाई हुई जगपति बसु के द्वारा। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। लोथल की बात करते हैं, तो ये प्रमुख स्थल है, ये बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर है और ये इसकी खुदाई कराई थी SR राव ने। ये इसमें बंदरगाह मिला था और इसमें घर के दरवाजे जो सड़क की ओर जाते हैं ये साक्ष्य इसी में मिले थे, लोथल में। उसके बाद आता धौलवीरा स्थल, ये भी बहुत प्रमुख स्थल है, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी खुदाई कराई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी इसकी खुदाई। इसमें कुछ नहीं, एक ही साक्ष्य मिला था, स्टेडियम। कभी पूछ सके कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो धौलावीरा में मिले थे। उसके बाद करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ये घग्गर नदी पर है जो प्रेजेंट में राजस्थान में है। इसकी खुदाई BK थापड़ ने और BB लाल ने कराई थी कालीबंगा की। देखो कालीबंगा से क्या क्या मिला था, कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ी मिली थी, हवन कुंड मिला था और हल से जुता हुआ खेत मिला था। पिता का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जो प्रमुख स्थल हैं वो भी आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने बनाई है।